स्वास्थ्य विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। मैंने वादा किया था कि बीच बीच में आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल अम्बेडकर नामा रखेगा, और इससे जुड़ी जब भी समय मिलेगा आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं उस पर अम्बेडकर नामा पर चर्चा जारी होगी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हर घर में हर जगह मौजूद है। नाम है थायराइड। अमूमन हर घर में इसके मरीज आपको मिले। क्या है समस्या और क्या है समाधान, इसी पर चर्चा करने के लिए ये एपिसोड है। और हमारे साथ होम्योपैथिक के डॉक्टर विनोद, आप पहले भी इनको सुन चुके हैं, अम्बेडकर नामा में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या ये बीमारी क्यों है, कैसे है, क्या परहेज करना चाहिए, क्या होम्योपैथिक से इसका इलाज संभव है। इस तमाम पहलू को समझेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी सर, जैसा अभी आपने थायराइड का जिक्र किया और आपने कहा कि थायराइड बीमारी से ज्यादातर लोग जो है ग्रसित हैं और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है जी। तो मेरा कहना यह है कि थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड तो एक ऐसी ग्रंथि है शरीर में जो हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। और थायराइड का जो मेन जो फंक्शन है वो ये है कि वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम थायराइड ग्रंथि का है। वहां से जो हार्मोन निकलते हैं, T3 T4 हार्मोन्स जो होते हैं, वो ये सारा काम करते हैं। अब समस्या यहाँ पैदा होती है कि थायराइड ग्रंथि के जो फंक्शंस हैं वो जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो या तो वो हार्मोन ज्यादा बनाने लगती है या फिर वो हार्मोन कम बनाने लगती है। तो हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस है, कम होना या ज्यादा होना, उसके परिणाम स्वरूप शरीर में जो लक्षण पैदा होते हैं वो जो है प्रॉब्लम करते हैं, वो है डिजीज। मतलब ये हर व्यक्ति के बॉडी में ये मौजूद है। हर व्यक्ति के बॉडी में जो है थायराइड ग्रंथि मौजूद है और वो बहुत ही अहम रोल अदा करती है जीवन में। तो ये एक मिथ है कि लोग समझते हैं थायराइड सिर्फ महिलाओं में है आमतौर पे। सर ऐसा नहीं है। ये तो क्या है कि हमारे यहाँ पे सलाहकार तो बहुत ज्यादा हैं। दिन में पता नहीं कितने हमको सलाहकार मिल जाते हैं। जी। तो कोई भी अच्छा खासा मोटा खाता पीता व्यक्ति दिखे जिसका शरीर थोड़ा सा ओबेज है तो कोई भी सलाह दे जाएगा, जी आप थायराइड चेक करा लीजिए, आप तो बहुत मोटे होते जा रहे हैं। या इसका विपरीत, अगर कोई व्यक्ति बहुत सूखा दिखे, बहुत पतला दुबला, तो कोई सलाह दे जाएगा, जी थायराइड चेक करा लीजिए। तो ये एक तरह से लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में एक स्टेटस सिंबल में जनरली इनको बोलता हूँ। ये जो डिजीज है ये एक आजकल स्टेटस सिंबल का काम करती है। जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उतना हमारा ईगो जो है सेटिस्फाई होता है। तो महिलाओं में थायराइड डिसफंक्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दी मेल। इसीलिए महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। उसके पीछे का कारण ये है कि महिलाओं की जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है पुरुषों की तुलना में। पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम बीमार पड़ती हैं। उनका जो रक्षा तंत्र है वो ज्यादा प्रभावशाली है। इस वजह से उनके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और वहां पे हार्मोनल जो इम्बैलेंसिंग है वो बहुत तीव्र गति से होती है पुरुषों के कंपैरिजन में। तो यही कारण है कि महिलाओं में ज्यादातर जो है ऐसा होता है, लेकिन मैं इसको कारण नहीं मानता हूँ। होम्योपैथी की जो इसके लिए एक दर्शन है किसी भी बीमारी के लिए, वो ये है कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। क्योंकि हम इसके बारे में अगर हम टेक्निकल बातें करें कि भाई थायराइड ग्रंथि बटरफ्लाई शेप की होती है और इसमें ये हार्मोन निकलता है, इसको ये कंट्रोल करता है, तो ऐसे टॉपिक के लिए तो ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो आपको टेक्निकली पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जरी वगैरह सब उसमें सिखा देंगे। दुनिया भर के ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं बहुत सारे। लेकिन जो बेसिक जो मुद्दे की बात है, जो एक आम
व्यक्ति को, जनमानस को समझनी चाहिए, जिससे कि इस बीमारी का जो भय है वो बाहर निकल सके और हम स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकें। तो वो ये है कि स्वास्थ्य है क्या, ये बड़ी विडंबना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरी दुनिया में जितने भी किताबें हैं, मेडिकल साइंस की जितनी भी बुक्स हैं, उनमें किसी भी बुक में हेल्थ की कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर कोई है तो मुझे ढूंढ के बता दीजिए। इवन WHO के पास भी हेल्थ की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य की कभी कोई परिभाषा हो नहीं सकती। स्वास्थ्य तो एक अनुभव है, उसे जिया जा सकता है। स्वास्थ्य को हम खरीद नहीं सकते, स्वास्थ्य को हम कहीं से ला नहीं सकते, वो एक अंतर की अनुभूति है। जब भी हम स्वास्थ्य की परिभाषा कहेंगे तो हमें रोग को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। हम इतना कह सकते हैं कि जब रोग ना हो शरीर में, जब हमारे मन पे, हमारे शरीर पे, हमारी बुद्धि पे जब किसी भी प्रकार का कोई विकार ना हो, तब जो परिस्थिति पैदा होती है उसको स्वास्थ्य कह सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को समझाने के लिए भी रोग की ही मदद लेनी पड़ती है। तो जितना भी लिटरेचर भरा हुआ है वो, जी एक दार्शनिक सवाल है, दार्शनिक सवाल। हाँ जी, तो जितना भी लिटरेचर जो भरा हुआ है वो सारा डिजीज की डेफिनेशन है, बीमारियों के ऊपर हमारा विश्लेषण है जी। हमें इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है कि थायराइड जो डिस्फंक्शन है वो क्यों हो रहे हैं। अभी सब आपको मैं तो ये कहता हूं कि, और ये मेरा दावा है कि दुनिया में कोई भी जो थायराइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट पूरी दुनिया में एलोपैथिक मेडिकल साइंस में, वो आज दावा करके बता दें कि आज तक उन्होंने जिंदगी में कोई किसी थायराइड के पेशेंट को ठीक किया है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथिक मेडिकल साइंस में। हम जो पेशेंट को देते हैं एलोपैथिक मेडिकल साइंस में, वो केवल सप्लीमेंट है, एक थायराइड हार्मोन है जो हम बाहर से देते हैं। थायराइड ग्रंथि के ऊपर कोई काम नहीं होता है जिससे कि वो नॉर्मल हो सके। वो कहते हैं कि जी आपकी बॉडी में जो है हार्मोन की कमी आ गई है तो आप बाहर से हार्मोन ले लीजिए। अगर आपको TSH ज्यादा बन रहा है तो उसके लिए इनहिबिशन हार्मोन दे देते हैं, कम बन रहा है तो उसको एक्साइट करने वाले हार्मोन दे देते हैं, T3 T4 नहीं बन रहा है तो बाहर से थायरोक्सिन दे देते हैं। लेकिन उस मूल कारण को नहीं देखते कि किस वजह से ये चीजें पैदा हो रही है। ऐसा क्या हुआ है थायराइड ग्रंथि में कि उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो गए हैं, उसने हार्मोन का बनाना कम या ज्यादा क्यों कर दिया है, उसको हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों हो गया है। तो इसके कारण के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये बातें जो हैं सबके पास जाएं और हम मूल चीज को समझें। तो इनमें जो मोटा मोटा हम समझते हैं 4-5 बातें हैं जिनके वजह से ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती है। सबसे पहला कारण होता है मानसिक कारण। अगर हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं किन्हीं चीजों के लिए, हम बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या हम बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कोई मेंटल शॉक लगता है किसी टाइप का, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो है बॉडी की हेल्थ स्टेट को डिक्लाइन करता है। वहां से वो डेविएट होनी चालू हो जाती है और उसका असर हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम पे, GIT पे, इन सब पे जो है पड़ता है। इसकी वजह से वहां पे पैथोलॉजी डेवलप होती है। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण होता है हमारी जीवन शैली, क्योंकि आज हम जो है बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाना जो है बड़ी महाभारत होती है। तो इसलिए सो कॉल्ड मॉडर्न, हम जो है सो कॉल्ड जो मॉडर्न है, हमने अपनी जीवन शैली इस तरीके से बना ली है कि हम कुछ भी अनाप शनाप जो खाने योग्य नहीं है वो भी हम खाते हैं, जो काम करने योग्य नहीं है वो काम भी हम करते हैं। आई मीन टू से कि हम हमारे अंदर की जो बात है, हमारे जो जिसको बोलते हैं ना सेल्फ सेंस, कि हम अपने बॉडी की आवाज को सुनना भूल गए हैं। आपकी बॉडी जो है स्वयं बताती है कि आपको कब क्या खाना चाहिए, क्या खाने से आपको परेशानी हो सकती है, क्या खाने से नहीं हो सकती है। तो जैसे जैसे हम जो है बाहर की तरफ आए और अंदर की आवाज को सुनना बंद किया, वैसे वैसे हम बीमारियों की जकड़ में आते चले गए। तो ऐसा खाना जैसे कि बहुत ज्यादा फास्ट फूड हम खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा तला भुना जो खाना है वो खा रहे हैं, या फिर मैदे की चीजें हम रेगुलर हैबिट में ले रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ अलवर में सबसे ज्यादा कचौड़ी खाई जाती है और एक दिन में कम से कम 10 लाख रुपए की कचौड़ी बिक जाती है। वाह, इतना कचौड़ी का बिजनेस।
और उसके बाद में सब लोग जो है डॉक्टरों के पास में जाके ट्रीटमेंट लेने जाते हैं और बीमार होते हैं। तो ये जो खान पान का जो वो है जीवन शैली जो हमारी, टाइम से सोना नहीं, नींद पूरी नहीं लेना, या एक ही एक्शन को बार बार रिपीट करना, एक्सरसाइज का अभाव होना, तो ये सब चीजें निर्भर करती हैं। और तीसरा जो कारण हो सकता है, वो तीसरा कारण ये है कि हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर सहन शक्ति नाम की कोई एक चीज होती है। आई थिंक वो अभी शायद कहीं गायब होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा भी सिर दर्द हुआ तुरंत हम दवाई खा लेते हैं, थोड़ा जुकाम हुआ, नाक बहने लगी, छींक आने लगी, हम 1 घंटा भी वेट नहीं करते, तुरंत मेडिकल पे जाते हैं, जी एक गोली दे दीजिए, हमें जुकाम लग रहा है, और हम खा लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये जितने भी सिक्रेशंस हैं बॉडी में, जैसे आंख से जो आंसू आते हैं, नाक से जो बलगम निकलता है, और दस्त लग जाना, पसीना आना, मेंसेस डिस्चार्ज होना, लिकोरियल डिस्चार्जेस होना, जितने भी जो डिस्चार्जेस हैं नेचुरल डिस्चार्जेस, उनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अभी रिसेंटली कई केसेस हमारे पास में ऐसे आते हैं कि जैसे घर में कोई पूजा है किसी के यहाँ पे, और महिला को मेंसेस आ गए। अब वो महिला कहती है कि जी कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे कि ये महीना जो है कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो जाए और हमारे घर में पूजा हो जाएगी, उसके बाद आ जाएंगे। मतलब उन्होंने प्रकृति को भी जो है इतना डिस्टर्ब कर दिया, उन्हें इसका अंजाम नहीं मालूम कि आप जो है उस चीज के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं जो आगे चल के आपको बहुत बड़ी बीमारियों की तरफ ले जाए, जिसकी वजह से यूट्रस कैंसर हो रहे हैं, सिस्ट बन रही हैं, ये सारी चीजें हुई। चौथा जो कारण है वो हेरिडिटरी हो सकता है कि अगर मदर जो है उसको हार्मोनल डिस्टरबेंस है, थायराइड डिसफंक्शन है, तो उसको जो बच्चा आएगा उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जनरली मोर देन, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो लगभग 13% यानी कि 13% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम आती है। और अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो बच्चा जो है वो मेंटल रिटार्डेड हो सकता है, या उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। तो ये सारी बातें थी सर कारण की। तो मूल कारण को हमें समझना है कि जिस वजह से थायराइड डिसफंक्शन होना है, हमें बैसाखियां नहीं चाहिए कि ये दवाई जीवन भर खाते रहो। मूल कारण इधर है, मूल कारण इधर है। अब उसमें क्या है, जीवन भर जो है एलोपैथी की मेडिसिन खाते रहिए, कभी थायराइड ठीक नहीं होता है। तो ये इसमें चीजें थी। डॉक्टर साहब, इसका क्या आप अगर दावा कर रहे हैं कि इसका समाधान होम्योपैथिक में है तो हमारे दोस्तों को बताइए कैसे? हाँ सर, सवाल आपका बहुत अच्छा है। तो मैं पहली बात तो ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि होम्योपैथी कभी ये दावा नहीं करती है कि हम इस बीमारी को ठीक करते हैं। ठीक। क्योंकि होम्योपैथी में डिजीज का जो डायग्नोसिस होता है वो इनके नाम के आधार पर नहीं होता। जैसे एलोपैथिक मेडिकल साइंस में तो नाम होते हैं अलग अलग, कि इसको थायराइड का हो गया, ये डायबिटीज हो गई, इसको हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है। हमारे यहाँ पे ये सारे सिम्टम हैं। इन लक्षणों के आधार पर अब थायराइड डिसफंक्शन की वजह से जो लक्षण आते हैं, जनरली क्या लक्षण आते हैं, जैसे जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो T3 T4 जो हार्मोन है उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, और उनकी बढ़ने की वजह से जो है वेट लॉस होना, वीकनेस आना, ट्रिमर्स हो जाना, और जो है हेयर फॉल होना, मूड स्विंग्स हो जाना, इरिटेशन, गुस्सा वगैरह, ये सारी चीजें होती। और जब हाइपो होता है यानी कि T3 T4 का सिक्रेशन जो है वो कम हो जाता है, TSH का बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी लगभग यही सिम्टम्स होंगे, बस उसमें वेट बढ़ जाता है और हड्डियों की प्रॉब्लम होने लगती है, गले की दिक्कत होने लगती है, ये सारी चीजें होती है। तो होम्योपैथी बीमारी के नाम से कोई ट्रीटमेंट नहीं करती है। होम्योपैथी में लक्षण इंपॉर्टेंट है कि वो थायराइड के जो पेशेंट हैं, अब मान लीजिए 10 पेशेंट हमारे पास आए तो 10 के लिए अलग अलग दवाई हो सकती है। ऐसे मेरे पास में सैकड़ों पेशेंट हैं जिनकी हमेशा के लिए थायराइड की जो टेबलेट है उनसे पीछा छूट गया है, अब वो किसी भी टाइप की कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और फर्स्ट क्लास जीवन जी रहे हैं। कई तो ऐसे भी पेशेंट हैं, महिलाएं, जिनको प्रेगनेंसी नहीं लग रही थी, कंसीव नहीं कर पा रहे थे इस प्रॉब्लम की वजह से, और जैसे ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उनको बच्चे हुए, उन्होंने कंसीव किया और हमेशा के लिए इससे निजात मिली।
डॉक्टर साहब, तो ये थायराइड का इम्पैक्ट जो है, कम बेसी से कम ज्यादा ज्यादा होने से मोटा भी हो सकता है और दुबला भी हो सकता है, दोनों है? जी, जी, दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकता है। चलिए, अब अ, इसमें किस किस तरह के खाने पे परहेज क्या रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? मैं आपको बहुत सिंपल सा इसका बताऊँगा जो सभी तरह की बीमारियों में एप्लीकेबल है, कोई हम्म। अलग से नहीं है। सबसे पहले तो हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जो जिसकी प्रोसेसिंग फैक्ट्री में होती है। अच्छा, जो खाना प्रोसेस फूड। फैक्ट्री में तैयार हाँ, हम्म। जो खाना फैक्ट्री में तैयार होता है वो खाना नहीं खाना चाहिए। खास करके उनको नहीं खाना चाहिए जिनको ये प्रॉब्लम है। हम्म। और इसके अलावा ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जैसे कि अ, हम लोग घर में भी कई बार मैदे की चीजें बना लेते हैं, या हम्म। एनिमल फूड जो बहुत ज्यादा खाते हैं, नॉन वेज जो बहुत ज्यादा खाते हैं, महीने हम्म। में 15 दिन में एक आध बार कोई खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनकी हैबिट हम्म। में हो गया है बहुत ज्यादा, या किसी तरह का कोई नशा करते हैं हम, कोई गुटखा तंबाकू वगैरह खाते हैं, अल्कोहल ज्यादा हम्म। लेते हैं, तो इस टाइप का जो है ये हमको अवॉइड करना चाहिए। और क्या राइट। खाना चाहिए? जी, क्या खाना चाहिए कि पूरे दिन में कम से कम बॉडी वेट का 10वां हिस्सा, या यूं कहें कि अब मोटा-मोटा पकड़ लें, 700 से और 1 किलो के बीच में हमको फल और कच्ची सब्जियां ये डेली हमारे खाने में होनी चाहिए। ओह, डॉक्टर लेकिन विष्णु उसमें तो चौधरी बता जीएसटी लग हाँ गया जी। बहुत कुछ। जीएसटी लग गया है। सब्जी सब्जी तो आप सिर्फ फोटो में देख सकता है लोग, इतना महंगा हो रहा है। अब इसका इलाज तो आपके पास ही है, इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। महंगाई का इलाज तो डॉक्टर के पास नहीं है, समाज के पास है। हैं? समाज के पास है। चलिए डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। हाँ जी, हम लोग बचपन में जो नमक खाते थे, ऑर्डिनरी नमक होता था, ढेला वाला। हाँ? हाँ जी, हाँ जी। और आजकल पूरा आयोडीन, आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल बढ़ा है, और इसका क्या मतलब है? ये 2006 से पहले जो है आयोडीन का इस्तेमाल बहुत कम होता था। जी। 2006 के बाद में आयोडीन का नमक जो है वो मैंडेटरी हो गया। लगभग अब जो भी कोई नमक बेचता है उसमें आयोडीन होना जरूरी होता है। राइट। तो ये कोई एक कारण नहीं है, इसको मैं बाजारवाद कहूंगा, क्योंकि ये मार्केट की उपज है। हम्म। आयोडीन एक नेसेसरी जो है केमिकल है जो थायराइड के लिए बहुत जरूरी होता है। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उन सब में आयोडीन होता है, और हम्म। आयोडीन की कहीं ना कहीं अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से थायराइड डिसफंक्शन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मेडिकली प्रूव्ड है। हम्म। हम्म। लेकिन फिर घूम फिर के बात वहीं आती है कि आयोडीन की कमी क्यों हुई है। बॉडी ने आयोडीन हम्म। का जो कंजम्पशन है, जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें उसने कोई ना कोई पैथोलॉजी वहां पे डेवलप हुई है। तो आप बाहर हम्म। से आयोडीन देके उसको टेम्परेरी हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन उसका परमानेंट समाधान नहीं कर सकते। हम्म। और आयोडीन की अधिकता की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपर हम्म। या हाइपो जो है, दोनों का इस पे इफेक्ट पड़ता है। आयोडीन की अधिकता दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। तो मुझे तो लगभग 20 साल हो गए, हमने तो आयोडीन का नमक नहीं खाया। हम तो बाहर से वही बाजार का मोटा नमक लेके आते हैं और उसको धो के पीस के रख लेते हैं, सालों साल चलता है। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब। और वीकली आप आइए और इतना साधारण, एकदम ऑर्डिनरी शब्दों में, आम लोगों की भाषा में आप समझाते हैं, हमारे साथी इसको सुनेंगे और जरूर लाभान्वित होंगे। दोस्तों, डॉक्टर विनोद है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समस्या और समाधान दोनों समझाते हैं। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और जरूरत पड़े तो विनोद जी के पास जाइए, अलवर में रहते हैं। अगर इजाजत देंगे तो उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि जी, जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू।